वर्ल्ड कप सिलेक्शन हो चुका है। टीम इंडिया का अनाउंसमेंट हो चुका है और इस पूरे अनाउंसमेंट में जो एक नाम मुझको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है वो है रिंकू सिंह का। हालांकि रिंकू सिंह को रिजर्व्स में शामिल किया गया है, मतलब कि वो 4 खिलाड़ी जो कि टीम इंडिया में तो नहीं होंगे लेकिन टीम इंडिया के साथ ट्रैवल जरूर करेंगे अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, उसमें रिंकू सिंह का नाम शामिल है। बट जो मेन 15 का स्क्वाड है उसमें रिंकू सिंह का नाम शामिल नहीं। देखिए, रिंकू सिंह का नाम शामिल ना होने के कुछ रीजंस तो देखिए हम लोग डिस्कस कर ही सकते हैं। बट रिंकू सिंह ने पिछले कुछ समय में जिस तरह की बैटिंग करी है, पिछले 1 साल में जिस तरीके से खुद को स्थापित किया है एक ऐसे फिनिशर के तौर पर जो कि किसी भी पॉइंट पर मैच में आकर रुख बदलने का मादा रखता है, उसके बावजूद भी रिंकू सिंह का सिलेक्शन ना कहीं सवाल खड़े करता है। बट फिर बात यही आ जाती है कि स्क्वाड तो 15 लोगों का ही है, आखिर किस किस को खिलाएंगे। रिंकू सिंह का अगर हम लोग सीधे कंपटीशन की बात करें तो कहीं ना कहीं शिवम दुबे के साथ में था। हालांकि शिवम दुबे के साथ में ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो चौथे नंबर पर भी आकर स्लो शुरुआत करके बाद में एक बड़ी रिस्ट्रिक्टिव इनिंग खेल सकता है। रिंकू सिंह के साथ में ये चीज नहीं देखी गई है और प्लस मौजूदा आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन इतना कुछ खास रहा नहीं था। ऐसे में अगर हम लोग टीम इंडिया के ऑर्डर की बात करें तो ओपनिंग के तौर पर रोहित शर्मा और जायसवाल फिक्स थे और उसके बाद में तीसरे नंबर पर विराट कोहली और चौथे पर सूर्य कुमार यादव फिक्स थे। सवाल था 5वें, 6वें और 7वें को लेकर, भाई कि 5वें पर कौन आएगा, 6वें पर कौन आएगा और 7वें पर कौन आएगा। अब देखिए, 2 नंबर तो चले जाएंगे आपके, एक ले जाएगा आपका विकेट कीपर और एक ले जाएगा आपका लोअर मिडिल ऑर्डर का स्पेशलिस्ट बैट्समैन या फिर एक ऑलराउंडर। 2 ये चले गए। अब एक पोजीशन बचती है फिनिशर की, जिसके के लिए सीधा सीधा कंपटीशन था शिवम दुबे और रिंकू सिंह के बीच में। अब शिवम दुबे का अगर हम लोग मौजूदा आईपीएल का फॉर्म देखें, भले ही उस बंदे ने बॉलिंग ना करी हो लेकिन अकेले बैट से उस बंदे ने ऐसा परफॉर्मेंस दे दी है कि उसका सिलेक्शन अगर नहीं होता तो समस्या हो जाती। प्लस शिवम दुबे ने 5, 6 और 7 नंबर पे आके ही अधिकतर अपनी इनिंग्स इस बार खेली हैं। तो जो स्लॉट के लिए सर्चिंग चल रही थी उस स्लॉट के लिए ऑप्शन शिवम दुबे के रूप में मौजूद था। वरना ऋतुराज गायकवाड़ ने भी इस बार कोई बहुत बुरा नहीं खेला है, अच्छा ही खेला है। एक सेंचुरी मारी है, एक 98 मारा है, टीम को लीड कर रहे हैं। बट ऋतुराज गायकवाड़ ने ये सब कुछ किया है एज एन ओपनर और ओपनर्स हमारे टीम में फिक्स हैं तो उनको तो हम हिला नहीं सकते। अब ऐसे में कहानी फिनिशर के तौर पर जब आई तब कहीं ना कहीं बात अटक गई सिर्फ और सिर्फ रिंकू सिंह और शिवम दुबे के ऊपर। स्टैट्स की अगर हम लोग बात करें तो रिंकू सिंह ने अभी तक इंडिया के लिए कुल मिलाकर 11 इनिंग्स खेली हैं और 89 के एवरेज और 176 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। वहीं अगर हम लोग मौजूदा आईपीएल की बात करें तो बंदे ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 9 इनिंग खेली हैं और सिर्फ तो अब आएगा 9 इनिंग में सिर्फ 123 रन बनाए हैं और स्ट्राइक रेट रहा है 150 का। अब 9 मैचेस में 123 रन बनाना कहीं ना कहीं रिंकू सिंह के लिए घातक साबित हुआ। लेकिन कैसा लगेगा आपको ये जानकर जब मैं आपको बताऊंगा कि इस कारण ये जो खराब रन बने हैं इसके पीछे भी कहीं ना कहीं केकेआर का ही हाथ है। दरअसल इस बार आईपीएल में जो इंपैक्ट प्लेयर का रूल इंट्रोड्यूस हुआ है उसके कारण रिंकू सिंह को उतना ज्यादा खेलने का मौका मिला नहीं। टॉप ऑर्डर ने बढ़िया फायरिंग करी और उसके बाद में लोअर मिडिल और लोअर ऑर्डर के ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर आया नहीं, इसलिए फिनिशर के रोल के तौर पर रिंकू सिंह को वो करतब दिखाने का मौका नहीं मिला जो वो दिखाने के लिए जाने जाते हैं। वहीं दूसरे हाथ पर अगर हम बात करें शिवम दुबे की तो शिवम दुबे को इंडिया की तरफ से जितने ही मौके मिले हैं बंदे ने वहां पर ठीक ठाक ही खोला। लेकिन इस बार के आईपीएल में, पिछले आईपीएल में ही बातें शुरू हो गई थी कि शिवम दुबे इस बार कुछ बदले बदले अंदाज में नजर आ रहे हैं। बट इस बार के आईपीएल में तो बंदे ने पूरा का पूरा गेम ही पलट के रख दिया। बॉल से भले ही कोई जादू ना दिखाया हो लेकिन बल्ले से जो उन्होंने जादू दिखाया उसके बारे में मुझे ऐसा लगता है सिलेक्टर्स इग्नोर उनको कर नहीं पाए। बंदे ने अभी तक 9 इनिंग्स में 350 रन ठोक दिए हैं, 58 का एवरेज रहा है, 172 का स्ट्राइक रेट रहा है और सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग चीज जो रही है वो ये कि टॉप 10 में सबसे ज्यादा छक्के मारने के नाम भी अभी शिवम दुबे के ही नाम है। मतलब इस बार के आईपीएल में जिन 10 लोगों ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं उनमें शिवम दुबे ने अभी तक 26 छक्के मारे। आई थिंक हेनरिक क्लासीन ही सिर्फ शिवम दुबे से आगे। तो शिवम दुबे की इस तरह की परफॉर्मेंस को इग्नोर कर पाना सिलेक्टर्स के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। शिवम दुबे के साथ में एक सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ये आ रही है कि एक तो बंदा चौथे से लेकर 7वें नंबर तक किसी भी नंबर पे खेल सकता है, प्लस आप उनको चाहे तो मिड ऑफ द इनिंग में ही भेज सकते हैं जहां पर कि थोड़ा स्लो खेलने की जरूरत हो। मिड ऑफ द इनिंग में तब भी आप भेज सकते हो जब आपको तेज खेलने की जरूरत हो। आप बंदे को तब भी भेज सकते हो जब स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हो और पेस बॉलिंग के अगेंस्ट तो बंदा आजकल खेल ही रहा है। मतलब शिवम दुबे के अगेंस्ट एक टैक्टिक बना ली थी हर एक टीम ने कि यार इस बंदे को तो आप स्पिनर्स मारो बस, मतलब सॉरी पेस बॉलर्स मारो बस, ये स्पिनर्स को ही खेलता है, पेस बॉलर को खेलता नहीं है।
तो इस बार शिवम दुबे को इतनी पेस बॉलिंग खिलाई गई, इतनी खिलाई गई कि बंदा पेस बॉलिंग को लेकर भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो गया। और यही तो रीजन है कि 9 मैचों में 350 रन ठोक के बैठा हुआ है। तो ऐसे में टीम इंडिया के लिए एक फ्लेक्सिबल प्लेयर के तौर पर शिवम दुबे एक बहुत ज्यादा फ्रूटफुल प्लेयर थे। बंदे को आप एज अ फिनिशर भेज सकते हो, एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भेज सकते हो। यहां पर इसीलिए शिवम दुबे के नाम के साथ में मुझे लगता है टीम इंडिया की सिलेक्शन कमेटी आगे बढ़ी और रिंकू सिंह को रिजर्व प्लेयर्स में रखा। इसके अलावा एक और नाम जो कि इसमें इंक्लूड किया गया है वो है ऋषभ पंत का। हालांकि ऋषभ पंत को लेकर रिपोर्ट्स कल ही आना शुरू हो गई थी कि वो फर्स्ट चॉइस है विकेट कीपर के तौर पर, बट ऐसा नहीं है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टर्स नाम के ऊपर चले गए। 14 महीने पहले कार एक्सीडेंट के बाद में अब वापसी करने वाले ऋषभ पंत ने अपने कमबैक आईपीएल में अभी तक 11 इनिंग में 398 रन बना दिए, 44 का एक हेल्दी एवरेज है और सबसे बड़ी बात 158 का स्ट्राइक रेट है। छक्के मारने की बात करें तो बंदा अभी तक 24 छक्के भी मार चुका है। तो ऋषभ पंत को इग्नोर करना भी अपने आप में एक बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क था। इसके अलावा एक और नाम जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इंक्लूड करके बहुत सही किया गया है वो है युजवेंद्र चहल का। युजवेंद्र चहल ने अपना लास्ट T20 मैच टीम इंडिया के लिए अगस्त 2023 में खेला था और उसके बाद से वो लगातार बाहर ही चल रहे हैं। पता नहीं, समझ में नहीं आया कि अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद भी आखिर चहल बाहर क्यों थे। मतलब टीम इंडिया के लिए अगर हम लोग बात करें तो बंदा 80 T20 में 96 विकेट्स ले चुका है और यहां पर इस बार के आईपीएल की अगर हम बात करें तो 9 मैचों में 13 विकेट ले लिया और इकोनॉमी रही है 13 की, इकोनॉमी रही 9 की। अब इकोनॉमी 9 की रही है उस आईपीएल में जहां पर कि बैट्समैन हावी हैं। यहां पर बॉलर 12, 13, 18, 20 की इकोनॉमी तक पे पिट रहे हैं। मतलब हार्दिक पांड्या ही आखिरी मैच में 4 ओवर में 21 रन खा के आया था। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर हालात बहुत इजी पीजी हैं। ऐसे में युजवेंद्र चहल ने जो प्रदर्शन किया है वो भी सिलेक्टर्स के लिए इग्नोर करना काफी मुश्किल भरा काम था और इसीलिए युजवेंद्र चहल को भी सीट मिल गई है। चहल के अलावा संजू सैमसन को भी यहां पर सेकंड विकेट कीपर चॉइस के तौर पर इंक्लूड किया गया है। अब देखिए, संजू सैमसन की अगर हम लोग इंडिया के लिए खेले गए स्टैट्स की बात करें तो संजू ने 2015 में अपना डेब्यू किया था। डेब्यू के करीब 9 सालों के बाद भी संजू के टीम सिलेक्शन को लेकर सवाल खड़े होते हैं। संजू ने टीम इंडिया की तरफ से जो इनिंग्स खेली है उसमें 22 इनिंग 25 मैच खेले हैं, 25 मैचों में 22 इनिंग्स खेली हैं। इनमें बंदे ने 374 रन बनाए हैं, 133 का स्ट्राइक रेट रहा है और 18 का बहुत ही मामूली से एवरेज रहा है। अब इस स्टार्ट को देखकर कोई भी यही कहेगा कि यार ये खिलाड़ी तो टोटल फेल है, लेकिन जब आप यही चीज आईपीएल में लेकर आते हैं वो भी करंट आईपीएल 2024 की, तो यहां पर बंदे ने 9 मैचेस में 385 रन बनाए, 77 का एवरेज रहा है, 161 का स्ट्राइक रेट है और 17 छक्के भी मारे हैं। ऐसे में संजू सैमसन को इग्नोर करना अपने आप में एक बहुत अलग बात हो जाती और यही कारण रहा कि संजू सैमसन ने सेकंड विकेट कीपर की चॉइस में केएल राहुल को पीछे छोड़ते हुए टीम में अपना सिलेक्शन हासिल किया है। कि संजू सैमसन के साथ में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है कि ये बंदा भी नीचे से लेकर ऊपर तक हर जगह पर खेल सकता है। मौजूदा आईपीएल में भले ही ओपनिंग कर रहे हो, लेकिन लोअर मिडिल ऑर्डर में भी इन्होंने अपनी पावर दिखाई है कि वो किस तरीके से स्पिनर्स पर टूट पड़ सकते हैं। दरअसल टीम इंडिया के साथ में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि पावर प्ले खत्म होने के बाद में चाहे रोहित शर्मा हो या विराट कोहली, स्पिनर्स के सामने ये लोग उतना फ्रीली रन बना नहीं पाते। ऐसे में ऐसे प्लेयर्स की जरूरत थी जो कि मिडिल ओवर्स में आके स्पिनर्स के ऊपर अटैक कर सकते, और मुझे लगता है कि शिवम दुबे, संजू सैमसन ये रोल बखूबी निभा सकते हैं। ऑलराउंडर्स की बात करें तो हार्दिक पांड्या को एज एन ऑलराउंडर यहां पर इंक्लूड किया गया बुरे प्रदर्शन के बावजूद भी, और इनका साथ देने के लिए अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा मौजूद है। वहीं स्पिनर्स की बात करें तो अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा के साथ में कुलचा मतलब कि कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को इंक्लूड किया गया है। पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो यहां पर दारोमदार है अर्शदीप, सिराज और सबसे दुनिया के बेहतरीन बॉलर बुमराह के कंधों पर। हालांकि बुमराह के अलावा अगर हम बाकी दोनों बॉलर्स की बात करें तो दोनों आईपीएल में काफी महंगे साबित हुए हैं, बट यहां पर सिलेक्शन कमेटी एक्सपीरियंस के साथ में गई। वहीं बैटिंग की बागडोर की बात करें तो ऊपर से अगर शुरुआत करें तो भैया यहां पर आपको रोहित शर्मा, जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत मिल जाएंगे। तो ये एक टीम कंपोजिशन काफी अच्छा भी हुआ है, बैलेंस भी हुआ है, बट रिंकू सिंह को जगह क्यों नहीं मिली है टीम इंडिया में, शिवम दुबे को क्यों सिलेक्ट किया गया है, मुझे लगता है उसका जवाब आपको मिल ही गया होगा। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।